CH1 न्यू लाइफ एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। काफी लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर आग काफी बड़ी थी। फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंच चुकी थी। काफी लोग वहां मौजूद थे। तभी एक आदमी और औरत, जिनकी उम्र लगभग 50 और 52 के करीब थी, दोनों चिल्लाने लगते हैं, अभी अभी कोई मेरी बेटी को बचाओ। तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है, जिसके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा हुआ था। दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं उस लड़की की उम्र की ही एक और लड़की उस आदमी और औरत को पिलर के पीछे से देखती है। वो जल्दी से अपने चेहरे और हाथ पैर को थोड़ा जला लेती हैं और साइड में होकर चिल्लाने लगती हैं, डैड मॉम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वह औरत जल्दी से दौड़ते हुए पहली लड़की को छोड़कर दूसरी लड़की के पास आ जाती है। उसके चेहरे पर दर्द और परेशानी साफ देखी जा सकती थी। वो औरत रोते हुए कहती है, काजल बेटा, तुम यहाँ कैसे आए? उठो जल्दी। वो उसे उठाने की कोशिश करती है। वो लड़की रोने का नाटक करते हुए कहती है, मॉम, मेरा पैर जल गया है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। वहीं वो औरत परेशान हो जाती है और चिल्लाते हुए अपने पति को बुलाती है, राकेश, राकेश, प्लीज पहले काजल की हेल्प करो, उसका पैर जल गया है, उससे उठा नहीं जा रहा। वो आदमी पहली लड़की से कहता है, अभी तुम हमारा यही इंतजार करना, मैं काजल को बाहर छोड़कर आता हूँ। वो उस लड़की को छोड़कर दूसरी लड़की के पास चले जाते हैं। वो दूसरी लड़की को अपनी पीठ पर बिठाते हैं और उसे बाहर ले जाने लगते हैं। वो औरत भी उनके पीछे जा रही थी। वहीं दूसरी लड़की पहली लड़की को देखकर मुस्कुराने लगती है। वहीं पहली लड़की अपने मॉम को आवाज दे रही थी, मॉम, मुझे बचाइए। वो औरत पहली लड़की की तरफ देखती है। जैसे ही वो पहली लड़की के पास जाने को होती है, दूसरी लड़की उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, मॉम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो औरत उस लड़की से कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वहीं पहली लड़की उन्हें देखती रहती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीमी आवाज में कहती है, मॉम, मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ। तभी उस लड़की के ऊपर जलती हुई दीवार गिर जाती है। वहीं उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसके मॉम डैड को कुछ गिरने की आवाज आती है, दोनों पलटकर देखते हैं। जहां अवी थी, दोनों को सदमा सा लग जाता है। तभी दूसरी लड़की उन दोनों का ध्यान फिर से अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, मॉम डैड, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं भी मर जाऊंगी। दोनों का ध्यान जल्दी से काजल की तरफ चला जाता है। दोनों उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहीं पहली लड़की अपने आप को अलग जगह पर पाती है। वो अपने हाथ और पैर चेक करने लगती है। वो अपने आप में बड़बड़ाने लगती है, मैं कहाँ हूँ? मैं तो आग में जलकर मर गई थी न। ये जगह कौन सी है? मैं यहाँ कैसे आई? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मास्टर, मेरा नाम पीकू है। मुझको भगवान जी ने आपके पास भेजा है। अभी आप स्वर्ग में हैं। आपके मरने के बाद आपकी फैमिली की बहुत बुरी तरह से मौत हुई। आपकी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी आपकी अडॉप्टेड सिस्टर, जिसको आपकी फैमिली ने बेदिल बना दिया था, उसने अपने नाम कर ली। आपकी फैमिली कर्जे में डूब गई। आपके मॉम डैड ने सुसाइड कर लिया। उसके बोलते ही सारे सीन सामने दिखाई देने लगते हैं। कैसे उसके मॉम डैड ने सुसाइड कर लिया। आपके सारे भाइयों ने भी अपनी जान गंवा दी। उसे उसके भाई के मरने के सीन भी दिखाई देते हैं। उन सबकी मौत को देखकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अवी को फिर से आवाज सुनाई देती है, आपको भगवान जी की तरफ से एक मौका दिया गया है। आपको एक मिशन दिया जा रहा है। आपको अपनी फैमिली के सामने फेक डॉटर का असली चेहरा लाना होगा और उसके सारे रिश्ते नाते उनके साथ सब तोड़ने होंगे। आपको उनका फेट बदलना होगा। इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। तभी वहां एक रोशनी चमकती है। उस रोशनी के प्रकाश से अवी की आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, वो अपने आप को गाड़ी में पाती है। उसे कोई आवाज दे रहा था, मैम, मैम। अवी उस तरफ देखती है। उसे ड्राइवर दिखाई देता है, जो उससे कह रहा था, मैम, हम पहुंच गए। अभी याद करती है कि यह तो वही दिन था जब उसके पेरेंट्स उसे अनाथालय से सिंघानिया फैमिली में लेकर आए थे, यानी अपने घर। तभी 43 साल की एक औरत गाड़ी का दरवाजा खोलती है। वो अवी से कहती है, अवी, हम घर पहुंच गए। वो उसे गाड़ी से उतारती है। अवी ना नुकुर करते हुए गाड़ी से उतर जाती है। ये औरत अवी की मॉम थी, रागिनी सिंघानिया। वहीं
कार से उतरते ही एक 46 साल का आदमी अवी के पास आता है। यह अवी के डैड थे, राकेश सिंघानिया। वो अवी के पास आते हुए कहते हैं, अवी, अंदर आओ, ये तुम्हारा ही घर है। रागिनी जी और राकेश जी दोनों अवी को अंदर ले जाते हैं। वो उसे हॉल में बने सोफे पर बैठाते हैं। तभी उसकी ही उम्र की एक लड़की, जो दिखने में खूबसूरत थी पर अवी से कम, उसने ठंड में भी वन पीस ड्रेस पहन रखा था, वो मटकते हुए अपने हाथ में कॉफी का कप लेते हुए अवी के पास आ रही थी। अवी समझ जाती है कि वो क्या करने वाली है। वो अपने मन में सोचने लगती है, पिछले जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। तुम मेरे लिए कॉफी लाई थी, मुझे देने के बहाने वो सारी कॉफी तुमने जानबूझकर अपने ऊपर गिरा ली। मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर गर्म कॉफी डाल दी। मैंने मॉम डैड को कितना समझाया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने तुम्हारी साइड ली। मॉम डैड के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाए रखने के लिए तुमने मॉम डैड को मुझे डांटने से भी मना कर दिया। तभी रागिनी जी और राकेश जी अपने आसपास नजरें दौड़ाते हुए मन में कहते हैं, कौन बोल रहा है, यह आवाज कहाँ से आ रही है। तभी काजल अवी के पास आती है। जैसे ही वो अवी को कॉफी देने को होती है, वो कॉफी अपने ऊपर गिरा लेती है। जोर से चिल्लाने लगती है, सिस्टर, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। वहीं रागिनी जी और राकेश जी जल्दी से काजल के पास आ जाते हैं। रागिनी जी काजल के हाथ पर फूंक मारने लगती हैं। काजल रोने का नाटक करते हुए कहती है, डैड, मॉम देखो, अवी सिस्टर ने मेरे ऊपर काफी गिरा दी। वही अवी कहती है, आई एम सॉरी काजल सिस्टर, मैंने आपके ऊपर काफी जानबूझकर नहीं गिराई। अवी रागिनी जी और राकेश जी की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम डैड, शायद काजल को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया, लगता है मुझे अनाथालय वापस चले जाना चाहिए। रागिनी जी और राकेश जी अवी की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। दोनों काजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, काजल, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, अवी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी। रागिनी जी, हाँ बेटा, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। देखो, अवी तुमसे माफी भी मांग रही है, उसे माफ कर दो। अवी अपने मन में, काजल सिस्टर, ये ट्रिक तुमने पिछली लाइफ में भी मुझ पर इस्तेमाल की थी। वही रागिनी जी और राकेश जी को फिर से आवाज सुनाई देती है। वे इस बार अवी की तरफ देखने लगते हैं। वही अवी अपने मन में, नाउ आई गिव इट बैक टू यू, मैं अपनी नई लाइफ में अपने साथ कुछ नहीं होने दूंगी। रागिनी जी अपने मन में, अवी तो शांत खड़ी है, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, पर यह अवी की आवाज है। वही राकेश जी अपने मन में, पिछली लाइफ, नई लाइफ, ऐसा लगता है अवी काजल से काफी नफरत करती है। तभी रागिनी जी और राकेश जी का ध्यान काजल की आवाज पर चला जाता है। काजल, डैड, मुझे दर्द हो रहा है, क्या यहाँ जलने का निशान रह जाएगा। रागिनी जी, राकेश, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। देखो, काजल का हाथ जलने की वजह से लाल पड़ गया, अगर इसकी बॉडी पर निशान रह गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यह एक बड़ी स्टार है, इसके शरीर पर एक भी निशान नहीं रहना चाहिए। राकेश जी, ओके, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वो जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएगा। राकेश जी और रागिनी जी काजल को उसके रूम में ले जाने लगते हैं। वही अभी मन में कहती है, मेरे बोले मॉम डैड, आप दोनों काजल की सारी बातों पर विश्वास कर लेते हो, जो भी वो आपसे कहती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, उसने आप दोनों को बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने पर मजबूर किया। रागिनी जी पीछे मुड़कर अवी की तरफ देखते हुए मन में सोचती हैं, काजल समझदार और आज्ञाकारी है, वो हमसे बहुत प्यार करती है, वो हमें कैसे मार सकती है, ये इम्पॉसिबल है। राकेश जी अवी की तरफ देखते हुए, हमने 18 साल तक काजल को पाला है, हमसे बेहतर कौन जानता है काजल कैसी है, वो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। रागिनी जी और राकेश जी दोनों समझ गए थे कि वे बातें अवी के मन की बातें हैं, जो वे सुन पा रहे थे। काजल उन दोनों को आवाज देती है, मॉम डैड, आप रुक क्यों गए, प्लीज चलिए। रागिनी जी और राकेश जी, हाँ हाँ, वे दोनों काजल के साथ उसके रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों काजल को रूम में छोड़कर नीचे आ जाते हैं। अवी हॉल में बैठी ही उनका इंतजार कर रही थी।
अभी जैसे ही रागनी जी को देखती है, वो उनसे पूछती है, मेरा रूम कौन सा है? अभी जानती थी कि उसके लिए कोई रूम रेडी नहीं किया गया, पर फिर भी वो उनसे पूछती है। रागनी जी, प्रिंसेस, अपनी मॉम को माफ करना, वो आपका रूम रेडी करवाना भूल गई। मैं अभी मीना आंटी से तुम्हारे लिए रूम रेडी करने के लिए कह देती हूँ। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए काजल आती है। वो नीचे फिर अपने मॉम डैड को बुलाने आई थी, जो उसे कमरे में छोड़कर नीचे अभी के पास आ गए थे। वो बिल्कुल भी रागनी जी और राकेश जी को अभी के पास नहीं जाने देना चाहती थी। अगर वे अभी के साथ समय बिताने लगे तो रागनी जी और राकेश जी उसे भूल जाएंगे। तभी उसने रागनी जी और अभी की बातें सुन ली थीं। अब आगे क्या करेगी काजल, और कैसे अभी लाएगी काजल का असली चेहरा सबके सामने, जानने के लिए पढ़े मेरी यही नॉवेल माई रीबॉर्न लाइफ। वही पहली लड़की उन्हें देखती रहती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और धीमी आवाज में कहती है, मॉम, मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ, वह नहीं। तभी उस लड़की के ऊपर जलती हुई दीवारें। CH2 काजल ने लगाया अभी पर चोरी का इल्जाम। अब तक रागनी जी, प्रिंसेस, अपनी मॉम को माफ करना, वो आपका रूम रेडी करवाना भूल गई। मैं अभी मीना आंटी से तुम्हारे लिए रूम रेडी करने के लिए कह देती हूँ। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए काजल आती है। वो नीचे फिर अपने मॉम डैड को बुलाने आई थी, जो उसे कमरे में छोड़कर नीचे अभी के पास आ गए थे। वो बिल्कुल भी रागनी जी और राकेश जी को अभी के पास नहीं जाने देना चाहती थी। अगर वो अभी के साथ टाइम स्पेंड करने लगे तो रागनी जी और राकेश जी उसे भूल जाएंगे। तभी उसने रागनी जी की और अभी की बातें सुन ली थी। अब आगे काजल नीचे आती है। मासूम सा चेहरा बनाकर रागनी जी की बाहें पकड़ते हुए कहती है, मॉम, क्यों न आज अभी मेरे साथ मेरे रूम में सो जाए। इसी कारण मैं अपनी बहन के साथ टाइम बिता सकती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। जैसे ही अभी काजल की बात सुनती है, वो समझ जाती है काजल क्या करना चाहती है। वो जल्दी से मना करते हुए कहती है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे कमरे में। अभी के मना करते ही रागनी जी, राकेश जी और काजल अभी की तरफ देखने लगते हैं। काजल उदास सा चेहरा बनाते हुए कहती है, मॉम डैड, क्या मैंने कुछ गलत किया है? अभी खुश नहीं है मेरे से? अभी नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और मुझे बस अपना एक कमरा चाहिए। अभी रागनी जी और राकेश जी की तरफ देखते हुए, क्या मुझे इतने बड़े घर में अपना एक रूम नहीं मिल सकता? रागनी जी मुस्कराते हुए, क्यों नहीं राकेश जी, अभी ये तुम्हारा ही घर है, जो कमरा तुम्हें पसंद आए तुम उसे ले सकती हो। रागनी जी, चलो मैं तुम्हें रूम्स दिखाती हूँ, जो तुम्हें पसंद आए उसे तुम ले सकती हो। रागनी जी अभी को रूम दिखाने ले जाती हैं। वही राकेश जी और काजल उन्हें जाता हुए देख रहे थे। काजल उदास चेहरा बनाते हुए, डैड, मैंने कुछ गलत किया है क्या? अभी को देखकर ऐसा लगता है वो मुझे पसंद नहीं करती। राकेश जी उसे समझाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है काजल, तुम ज्यादा सोच रही हो। अभी तो तुमसे पहली बार मिली है, वो तुम्हें नापसंद कैसे कर सकती है? अभी जो जाते हुए काजल और राकेश जी की बातें सुन रही थी, वो उन्हें देखते हुए मन में कहती है, ऑफ कोर्स मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वही राकेश जी और रागनी जी जैसे ही फिर से अभी की मन की आवाज सुनाई देती, वो अभी की तरफ देखने लग जाते हैं। अभी अपने मन में, मेरी पिछली लाइफ में जब मैं काजल के असली रूप से अनजान थी, उसकी बात मानकर उसके रूम में चली गई थी। इसने चुपके से अपनी डायमंड मनी ब्रेसलेट मेरे बैग में डाल दिया था और मुझ पर अपना डायमंड मनी ब्रेसलेट चोरी करने का इल्जाम लगा दिया था। मॉम डैड ने भी इसकी बातों का विश्वास कर लिया था और मुझे एक अंधेरे कमरे में रहने की सजा दी थी। और इसने उस रूम में भी जंगली चूहे छोड़ दिए थे, जिससे मुझे छोटे छोटे चूहे से भी डर लगने लगा। उन चूहे ने मुझे काटा भी था। अभी उस सीन को याद करने लगती है जब उसे रूम में बंद किया था। वो बार बार किसी को अपनी हेल्प के लिए बोला रही थी, पर उसकी कोई सुन नहीं रहा था। वही उसके पैरों को वह जंगली चूहे काट रहे थे। वो रूम में रखी अलमीरा में छुप गई। कुछ समय बाद वो बेहोश भी हो गई थी। अभी अपनी सोच से बाहर आते हुए काजल को देखते हुए अपने मन में कहती है, अब मैं कभी दोबारा तुम्हारी इन वाहियात ट्रिक्स में नहीं फंसने वाली, और न मैं उस दर्दनाक तकलीफ को और सहने वाली। ये सोचते हुए उसकी आंखों में कुछ आंसू थे।
तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। वो पीछे पलटकर देखती है। उसकी मॉम उसे देखकर प्यारी सी मुस्कान और प्यार भरी आंखों से देख रही थी। रागनी जी उसे चलने के लिए कहती हैं। वो उसे कई कमरे दिखाती हैं। उसे एक लास्ट का रूम सबसे ज्यादा पसंद आता है। पूरे रूम में सूरज की रोशनी फैली हुई थी। बालकनी से काफी अच्छा व्यू दिख रहा था। रूम भी काफी सुंदर था। रागनी जी उस रूम को मेड से साफ करने के लिए कहती हैं। थोड़ी ही देर में रूम भी साफ हो जाता है। रागनी जी उसे रेस्ट करने के लिए कहकर रूम से चली जाती हैं। अवी के रूम से बाहर आकर वो अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहती हैं, अवी, काजल के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती हैं? क्या मैंने अवी को वापस घर लाकर सही किया? कहीं मैं अवी को वापस घर लाकर कुछ गलत तो नहीं किया? फिर वो सोचते सोचते राकेश जी के पास चली जाती हैं। वही थोड़ी देर में डॉक्टर भी काजल के हाथ को चेक करके चला गया था। काजल इस वक्त अपने रूम में थी। डॉक्टर ने काजल को हाथ बिताने से मना किया था। वही काजल बाथरूम में जाकर अपने हाथ को ठंडे पानी के नीचे कर बागो रही थी। उसे बहुत तकलीफ भी हो रही थी। वो इस वक्त अपने रूम में थी। वो बाथरूम का सामान इधर उधर फेंकने लगती है। गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैं मॉम डैड को कभी तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगी। वो बस मेरे मॉम डैड हैं। यहाँ की एक लौती प्रिंसेस मैं थी। मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। तुम्हें मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। मॉम डैड के सामने तुमको इतनी बदनाम करूंगी कि वह तुम्हारी शक्ल और नाम से भी नफरत करेंगे। आज जितनी तकलीफ मुझे हो रही है उससे कई गुना तकलीफ मैं तुम्हें दूंगी। काजल बाथरूम रेस्टरूम साइन से निकलकर रूम में जाती है। अपने हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करती हैं। फिर अपनी अलमीरा से डायमंड ब्रेसलेट निकालती हैं। उसे देखकर शैतान मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। डायमंड मनी ब्रेसलेट को देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। ये सिर्फ मेरी फैमिली है, तुम्हारी नहीं। वो अवी के रूम की तरफ चली जाती हैं। अवी के रूम का दरवाजा खटखटाते हैं। अवी दरवाजा खोलती है। काजल अवी को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अवी, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो क्या हम तुम्हारे रूम में बैठकर कुछ बातें कर सकते हैं? अभी काजल को देखकर मुस्कुरा देती हैं। फिर वो मन में कहती हैं, तुम अभी भी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहती हैं, पर मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। वो मुस्कुराते उससे कहती है, क्यों नहीं, अंदर आओ। दोनों रूम में चले जाते हैं। काजल उसके बेड पर जाकर बैठ जाती है। वो पूरे रूम में अपनी नजरें दौड़ा रही थी। काजल अवी को देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती। जो आज मेरा है उस पर तुम्हारा हक था, पर ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। नहीं, मैं तुम्हारा हक लेना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कहोगी तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। काजल ये सब मासूम चेहरा बनाकर कह रही थी। कोई और होता तो उसकी बातों में आ जाता, पर ये अवी थी। अवी अपने मन में, पिछली लाइफ में भी तुमने मुझसे ये सब कहा था, जो मैंने सच मान लिया। मैंने तुमको अच्छा समझ लिया, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। पर अब और नहीं, मैं तुम्हारी मर्जी नहीं चलने दूंगी। अभी सोच से बाहर आते हुए कहती है, तुमको बस ये बात करनी थी। काजल बेड से खड़ी होकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए, तुम मॉम डैड की बायोलॉजिकल डॉटर हो। इस सब पर तुम्हारा हक है, पर मैं इस घर में 18 साल से हूँ। मॉम डैड का मेरे साथ बहुत स्ट्रिंग बॉन्ड है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो वह टूट जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अभी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके कठोर आवाज में उससे कहती है, तुम क्या कहना चाहती हो, साफ कहो। काजल, मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपनी रियल सिस्टर की तरह एक्सेप्ट कर लो। हम एक ही फैमिली हैं। मेरे साथ तुम्हारा ऐसा बर्ताव देखकर मॉम, डैड और भाइयों को बुरा लगेगा। फिर वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ब्लेम मत करना। अभी, ओ, तो तुम मुझे अपनी पावर देखा रही हो। तुम मुझे धमकी दे रही हो। अभी कठोर आवाज में, तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे तुम में और तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू कैन गो नाउ। काजल फेक स्माइल देते हुए, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। गुड नाइट स्लीपिंग, इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाते ही अवी बेड पर रखे पिलो को हटाती है। जैसे वो पिलो को हटाती है, उसे काजल का डायमंड ब्रेसलेट दिख जाता है। वो ब्रेसलेट को देख मुस्कुराने लगती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम और तुम्हारी ये घटिया ट्रिक्स, इस ब्रेसलेट को मुझे इसकी असली जगह दिखानी होगी।
वो ब्रेसलेट को अपने रूम की खिड़की से बाहर फेंक देती हैं। बेड पर आराम से फैलकर सो जाती हैं। सुबह के समय काजल की आवाज पूरे सिंघानिया बिला में गूंज रही थी। काजल चिल्ला चिल्लाकर शोर मचा रही थी, मॉम, डैड, हमारे घर में कोई चोर घुस गया है। वो जोर जोर से रोने का नाटक कर रही थी। रागनी जी और राकेश जी उसके पास आते हैं। रागनी जी उससे पूछती है, क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? काजल रागनी जी के हाथ पकड़ते हुए कहती है, मोम, आपने जो डायमंड मनी ब्रेसलेट मुझे गिफ्ट किया था वो चोरी हो गया है। रागनी जी, बेटा अपने रूम में देखो, वही होगा। राकेश जी, हाँ बेटा, अपने रूम में ही ध्यान से चेक करो। सिंघानिया बिला की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, कोई चोर घुस ही नहीं सकता। रागनी जी, और हमारे घर के सर्वेंट्स काफी वफादार हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वो हमारे यहाँ 20 सालों से हैं। काजल उदास सा चेहरा बनाते हुए कहती है, शायद उसे अवी ने चुरा लिया है, वही यहाँ कल आए हैं। काजल को अवी का नाम लेते ही रागनी जी को अवी की मन की बातें याद आ जाती हैं। जब अवी पिछली लाइफ में काजल के रूम में गई थी तो काजल ने अपना ब्रेसलेट अवी के बैग में डाल दिया था और अवी पर चोरी का नाम लगा दिया था। रागनी जी अपने सोच से बाहर आती हैं। वो काजल की तरफ देखते हुए कहती हैं, बेटा, अवी ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। वो कल रात तक मेरे हाथ में ही था। जब मैं उसके रूम में गई, मैं उसके रूम के अलावा कहीं नहीं गई। अवी को मेरा ब्रेसलेट बहुत पसंद भी आया था। तभी पीछे से अवी की आवाज आती है, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो, तो क्यों न तुम मेरे और मेरे रूम तलाशी ले लो। काजल, अवी, मेरे कहना का वो मतलब नहीं है, पर वो ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे मॉम ने गिफ्ट किया था। अवी, तो उसे ढूंढ लो। काजल अवी के रूम की तरफ चली जाती हैं। वही रागनी जी और राकेश जी भी काजल के पीछे अवी के रूम की तरफ चले जाते हैं। आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए पढ़ें मेरी ये नॉवल माई रिबॉर्न लाइफ। CH3। राकेश जी और रागनी जी का गुस्सा अब तक तभी पीछे से अवी की आवाज आती है, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो, तो क्यों न तुम मेरे और मेरे रूम तलाशी ले लो। काजल, अवी, मेरे कहना का वो मतलब नहीं है, पर वो ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे मॉम ने गिफ्ट किया था। अवी, तो उसे ढूंढ लो। काजल अवी के रूम की तरफ चली जाती हैं। वही रागनी जी और राकेश जी भी काजल के पीछे पीछे अवी के रूम की तरफ चले जाते हैं। अब आगे काजल अवी के रूम में आकलन, अलमीरा, टेबल्स, बाथरूम सब जगह चेक कर रही थी। वो बेड के पास वाली टेबल के ड्रॉअर में चेक करने लगती है, मतलब दिखावा कर रही थी। वो बेड के पिलो की तरफ चोरी से देखती है। उसे पता था उसने अपने ब्रेसलेट को पिलो के नीचे रखा था। वो चोरी चोरी मुस्कुराने लगती है। फिर सीरियस चेहरा बनाकर बेड के पिलो के पास जाती हैं। जैसे ही पिलो हटाती है वो वहां नकली छिपकली को डर जाती हैं। अभी उस नकली छिपकली को अपने हाथ में उठाते हुए कहती हैं, ये तो नकली है, तुम इसे देखकर डर गई। ये मेरी फेवरेट है, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी, मुझे उसके अलावा किसी ने कुछ गिफ्ट नहीं किया। वही रागनी जी और राकेश जी को अभी के लिए बुरा लगता है। राकेश जी थोड़े गुस्से में, काजल, तुम यहाँ अपना ब्रेसलेट ढूंढने आई थी, क्या वो तुम्हें मिला? काजल सोचती है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने कल रात उसे पिलो के नीचे ही रखा था। काजल अपने डैड की तरफ देखते हुए कहती है, शायद अवी ने उसे कहीं छुपा दिया हो। अवी काजल की तरफ देखते हुए कहती है, मैं तुम्हारे ब्रेसलेट को क्यों छुपाऊंगी। काजल भोला सा चेहरा बनाते हुए, अवी, मैं जानती हूँ तुम्हें वो ब्रेसलेट बहुत पसंद आया था, बट मॉम ने मेरे 20th बर्थडे पर मुझे वो गिफ्ट किया था। वो मेरे लिए बहुत कीमती है, तुम चाहे मेरी सारी ज्वेलरी ले लो, बट वो डायमंड मनी ब्रेसलेट मुझे वापस कर दो। अवी अपने मन में सोचने लगती है, वाह, ब्रेसलेट तुम्हें मेरे रूम में नहीं मिला तो तुम मासूम चेहरा बनाकर ये कह रही हो मैंने उसे कहीं छुपा दिया। सच में तुम्हारा ये भोला चेहरा देखकर कोई भी पिघल जाएगा। इसमें कोई हैरानी नहीं, पिछली जिंदगी में पूरी फैमिली तुम्हारे इसी भोले से चेहरे को देखकर तुम्हारी हर बात को सही मानते थी, वो तुम्हारे हर ट्रैप में फंस जाती थी। वही रागनी जी और राकेश जी को अवी की मन की बातें क्लियरली सुनाई दे रही थी। रागनी जी और राकेश जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। रागनी जी थोड़े गुस्से में, काजल, तुमने और कमरों को चेक भी नहीं किया,
और तुम्हें क्यों लगता है वो ब्रेसलेट अवी ने ही चुराया है? तुम बिना सबूत के अवी पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? राकेश जी, काजल ध्यान से अपने रूम में ही चेक करो। काजल, पर डैड मैं श्योर हूँ वो ब्रेसलेट अवी ने ही लिया है। तभी एक मेड अंदर आती है, वो काजल से कहती है, काजल मैम क्या ये आपका ब्रेसलेट है? रागनी जी, हाँ ये वही ब्रेसलेट है जो मैंने काजल को गिफ्ट किया था। वो मेड की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, ये तुम्हें कहाँ मिला? मेड मैम ये हमें काजल मैम के कपड़ों में मिला जिन्हें हम लॉन्ड्री के लिए ले जा रहे थे। काजल उस ब्रेसलेट को हाथ में लेते हुए उसे चेक करने लगती है। वो उसका ही ब्रेसलेट था क्योंकि उस ब्रेसलेट में उसका नाम लिखा हुआ था। काजल ब्रेसलेट को देखते हुए कहती है, ये मेरे कपड़े में कैसे हो सकता है? ये तो इससे आगे काजल कुछ कही उससे पहले ही अभी कहती है, ये तो मेरे रूम में होना चाहिए था। अभी उदास सा चेहरा बनाते हुए रागनी जी और राकेश जी की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम डैड मैं बेस्क अनाथाश्रम में पली बधी हूँ, मैं मानती हूँ वहाँ इतनी अच्छी चीजें देखने को नहीं मिलती, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं चोरी करूँ। रागनी जी, अभी मॉम डैड को आप पर पूरा भरोसा है, आप कुछ गलत नहीं कर सकते। राकेश जी गुस्से में काजल की तरफ देखते हुए, काजल अभी के अभी अभी से माफी मांगो। काजल, डैड रागनी जी गुस्से में, क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है? तुमने अभी पर चोरी का इल्जाम लगाया है, अभी के अभी उससे माफी मांगो। अभी इट्स ओके, मैं जानती हूँ आपने इसे 18-16 तक पाला है जब मैं आपसे दूर थी, आपने इसे बहुत प्यार दिया है। अब आप मेरी वजह से काजल पर गुस्सा मत कीजिए, मुझ पर इल्जाम लगाना आम बात है। काजल रोने का नाटक करते हुए, मैं इस पर इल्जाम नहीं लगा रही, शायद इसने ही ये ब्रेसलेट मेरी कपड़ों में डाल दिया हो। राकेश जी गुस्से में चिल्लाते हैं, बस बहुत हुआ काजल, वो ब्रेसलेट तुम्हारे ही कपड़ों में मिला, तुम कह रही हो वो इसने तुम्हारे रूम में जाकर तुम्हारे कपड़ों में इसे डाल दिया, ये तो अपने रूम से बाहर भी नहीं गई। तुम अभी के अभी से माफी मांगो। काजल बिना माफी मांगे रोते हुए वहां से चली जाती है। आज तक उसे उसके मॉम डैड ने डांटना तो दूर, उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। वही रागनी जी, राकेश जी की तरफ देखते हुए, राकेश शायद हमने काजल को बिगा दिया है। राकेश जी, ऐसी नहीं है, उसे थोड़ा बुरा लगा अभी का यहाँ आ जाना, तुम चिंता मत करो। अभी मन में, काश मॉम डैड मुझ पर भी उतना ही भरोसा करे जितना काजल पर करते हैं, नहीं काजल के जितना नहीं, आधा भी काफी है। रागनी जी और राकेश जी ने अभी की मन की बातें सुन ली थी। वो अभी के पास जाते हुए कहते हैं, अभी बेटा तुम्हें क्या चाहिए? मॉम डैड तुम्हारे लिए सब ले आएंगे। राकेश जी, अपने मॉम डैड को बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, हम तुम्हारे लिए वही बनवा देंगे, तुम अपने भाइयों से भी कुछ भी मांग सकती हो। अभी थैंक्स मॉम एंड डैड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राकेश जी और रागनी जी एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों अभी के रूम से बाहर चले जाते हैं। आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए पढ़े माय रिबॉर्न लाइफ। अभी उदास सा चेहरा बनाते हुए रागनी जी और राकेश जी की अभी उदास सा चेहरा बनाते हुए रागनी जी और राकेश जी की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम डैड बेशक मैं अनाथाश्रम में बड़ी हुई हूँ मानती। CH4 रागनी जी और राकेश जी के सामने आया काजल का असली चेहरा। अब तक रागनी जी और राकेश जी ने अभी की मन की बातें सुन ली थी। वो अभी के पास जाते हुए कहते हैं, अभी बेटा तुम्हें क्या चाहिए? मॉम डैड तुम्हारे लिए सब ले आएंगे। राकेश जी, अपने मॉम डैड को बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, हम तुम्हारे लिए वही बनवा देंगे, तुम अपने भाइयों से भी कुछ भी मांग सकती हो। अभी थैंक्स मॉम एंड डैड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राकेश जी और रागनी जी एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों अभी के रूम से बाहर चले जाते हैं। अब आगे 2 घंटे बाद अभी, राकेश जी और रागनी जी हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। रागनी जी अभी को फोन में ब्रांडेड चीजें दिखा रही थी, जैसे बैग, शूज, जैकेट्स, ड्रेसेस, ज्वेलरी ETC सभी चीजें काफी हाई ब्रांड की थी। रागनी जी, अभी बेटा तुमको इनमें से जो भी पसंद आए मैं वो सभी चीजें ऑर्डर कर दूंगी। वही राकेश जी, अभी मैंने सुना तुम भी एक्ट्रेस बनना चाहती हो, तुम्हारा दूसरा भाई एंटरटेनमेंट कंपनी का CEO है, मैंने उससे तुम्हें कुछ अच्छी फिल्म्स में रोल देने के लिए कहा है। अभी डैड, मैं खुद की मेहनत से सब कुछ करना चाहती हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है,
वैसे भी मैंने अभी अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट ही किया है। रागनी जी, बेटा, वो तुम्हारी भी कंपनी है, हम तुम्हें बस तुम्हारा हक दे रहे हैं। वैसे क्या तुम्हें अक्षत कपूर पसंद है? मैंने तुम्हारे भाई से उसी के साथ एक मूवी अरेंज करने के लिए कहा है। तभी अवी को पीकू की आवाज आती है। पीकू मास्टर, अक्षत कपूर ही आपका सोलमेट है, आपका उसे अपना बनाना होगा, ये भी आपके मिशन में शामिल है। आपको काजल और अक्षत को एक दूसरे के करीब नहीं आने देना है। अभी अपने मन में, मैं वो आदमी नहीं चाहिए जो उस एक्टिंग की दुकान काजल को पसंद करता हो। वही राकेश जी और रागनी जी ने अवी के मन की बात सुनकर ली थी। वो दोनों अवी को ही देख रहे थे। तभी काजल भी वहां आ जाती है। उसके हाथ में कुछ ड्रेसेस थी। वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, सुबह जो भी हुआ वह मेरी गलती थी, मुझे तुम पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मैं आपके लिए कुछ ड्रेसेस लाई हूँ, ये बिल्कुल नई ड्रेसेस हैं, मैंने आज तक इनको पहना भी नहीं है, तुम इन्हें मेरी सॉरी समझकर एक्सेप्ट कर लो। राकेश जी, जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है, वही अच्छा बच्चा होता है। रागनी जी, अभी तुम तो अच्छी बच्ची हो, काजल को माफ कर दो। देखो वो तुम्हारे लिए सॉरी गिफ्ट भी लाई हैं, तुम दोनों का फिगर भी सेम है, ये ड्रेसेस तुम्हें फिट हो जाएंगी। अभी उन ड्रेसेस को ले लेती है। तभी उसे एक ड्रेस पर दाग दिख जाता है। अभी ये ड्रेस तो तभी बीच में ही काजल बोल पड़ती है। काजल, क्या हुआ अभी? ये ड्रेस बड़े भाई ने स्पेशली मेरे लिए डिज़ाइन की थी, ये कस्टमाइज्ड कपड़े हैं, ये बहुत ही कीमती हैं। रागनी जी अवी से पूछती हैं, क्या हुआ अवी, क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आई? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आई तो रहने दो, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हें पसंद के ड्रेसेस डिज़ाइन करने के लिए कह दूंगी। अवी, ऐसी बात नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं आए। ये ड्रेसेस तो काफ़ी अच्छी हैं, पर ये ड्रेस तो डैमेज है और इस पर कुछ दाग भी लगे हुए हैं। काजल अवी की बात सुनकर घबरा जाती है। वो अवी से ड्रेसेस छीनने हुए कहती है, शायद मैं गलत ड्रेसेस लेकर आ गई हूँ, मैं दूसरी ड्रेसेस लाती हूँ। वो उन ड्रेसेस को लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। वही रागनी जी और राकेश जी थोड़े ऑकवर्ड फील करते हैं। वो माहौल ठीक करने के लिए फीकी हंसी हंसते हुए कहते हैं, काजल थोड़ी से केयरलेस है। हाँ हाँ हाँ। अभी अपने मन में, काजल केयरलेस नहीं है, आप दोनों ही भोले हो। वो आपके इसी भोलेपन का फायदा उठाती है। वो कपड़े कस्टमाइज नहीं, वो चीप क्वालिटी के कपड़े थे जिसे उसने मुझे देने के लिए मेड से मांगे थे। रागनी जी और राकेश जी जो अभी की मन बातें सुन रहे थे, वो दोनों हैरान हो जाते हैं। दोनों अपने मन में, क्या मेड के कपड़े? दोनों को गुस्सा भी आ रहा था। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था काजल ऐसा भी कर सकती है। राकेश जी, रागनी जी से, काजल से कह देना वो अपने कपड़े अवी को न दे, हम अवी के लिए खुद उसकी पसंद के कपड़े ऑर्डर कर देंगे। राकेश जी, रागनी जी से, लास्ट वीक मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी, उसमें से कुछ ज्वेलरी जो अवी को पसंद आए दे दो। रागनी जी, ओके। वो वहां से ज्वेलरी लेने जाने लगती हैं। तभी राकेश जी और रागनी जी को अवी के मन की आवाज सुनाई देती है। अवी अपने मन में सोच रही थी, ज्वेलरी काजल ने तो उन्हें पहले ही बेच दिया, वो वहां होगी नहीं, बल्कि जो भी गिफ्ट सभी भाइयों और मॉम डैड ने उसे दिए थे, उसने सब बेच देती है। उसमें तो इतनी हिम्मत है कि उसने तो सारे फंड्स और प्रॉपर्टी को अपने नाम करना शुरू भी कर दिया है। अब उसके पास बहुत पैसा जमा हो चुका है। यहाँ तक जो भी गिफ्ट्स वो आपको देती हैं, वो भी फेक्स ही हैं। जो भी कीमती चीजें उसने डैड को दिए हैं, जो उन्होंने अपने स्टडी रूम में सजा के रखे हैं, वो सभी भी फेक हैं। उनकी कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं है। वही रागनी जी और राकेश जी अवी की मन की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों जल्दी से स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। वही अवी उन दोनों को हड़बड़ी में जाता देख कहती है, इनको क्या हो गया, ये इतनी हड़बड़ी में क्यों गए हैं? रागनी जी, राकेश, काजल प्रॉपर्टी और फंड्स को अपने नाम कैसे कर सकती हैं? हम उसे 18 साल से जानते हैं, वो तो बहुत मासूम है। राकेश जी हैरान होकर, क्या तुम भी अवी के मन की बातें सुन सकती हो? रागनी जी, हाँ, मैंने वो सब सुना जो अवी मन में कह रही थी। राकेश जी, उसने फंड्स और प्रॉब्लम अपने नाम की है या नहीं, हमें पहले कंफर्म करना होगा।
जब तक हम अपनी आंखों से देख नहीं लेते तब तक हम अवी की बातों का भरोसा नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है अवी को गलतफहमी हो। दोनों पहले अपने रूम की तरफ जाते हैं। जैसे ही दोनों रूम का दरवाजा खोलते हैं, सामने का नजारा देख गुस्से में लाल हो जाते हैं। रागनी जी को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अंदर कमरे में एक मेड राकेश जी की शर्ट को पहन रखा था। वो उस शर्ट को सूंघ रही थी और शर्ट के साथ डांस करते हुए कह रही ही, हबी आप बहुत ज्यादा शैतान हो, मुझे काम करना है, रोमांस हम बाद में करेंगे। वही रागनी जी जल्दी से कमरे के अंदर जाती हैं और उसके बाद पक्का उसको पीटना शुरू कर देती हैं। वह दांत पिसता हुए कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हबी की शर्ट को हाथ लगाने की और मेरे हबी को हबी कहने की, तुम्हें तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी हबी के साथ रोमांस का सपना देख रही थी, अभी मैं तुम्हारा सपना पूरा करती हूँ। वो उस मेड पर थप्पड़ बरसाए जा रही थी। वही राकेश जी तो रागनी जी का उनका ये बिहेवियर नया था। आज उन्हें उन पर और अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। वह तो बड़े प्यार से अपनी वाइफ को निहार रहे थे। तभी दूर के पास अभी ये तमाशा देख रही थी। वह भी सामने का नज़ारा देख मजे ले रही थी। वह अपने मन में कहती है, वाह मॉम कितनी कूल है, और मारो मॉम इस डायन को, इसकी हिम्मत कैसे हुई डैड पर गंदी नज़र डालने की, मॉम और जोर से। वही राकेश जी और रागनी जी को अवी के मन की बात सुनाई दे जाती है। वह अवी को वहां खड़ा देख चौंक जाते हैं। जैसे ही अवी अपने मॉम डैड की नज़रें अपने ऊपर महसूस करती हैं, वो अपने दांत दिखा देती हैं, जल्दी से वहां से भाग जाती हैं। वो रागनी जी अब शांत खड़ी हो जाती हैं। वो चिल्लाते हुए गार्ड्स को बुलाती हैं। तभी दो हट्टी कट्टे गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं। रागनी जी उन गार्ड्स को ऑर्डर देती हैं, अभी के अभी इस औरत को घर से बाहर फेंक आओ। दोनों गार्ड्स उस मेड को वहां से ले जाते हैं। वही रागनी जी और राकेश जी लॉकर खोलते हैं। लॉकर को खोलते ही दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरा लॉकर खाली था। दोनों को बड़ा झटका लगता है। राकेश जी रागनी जी से, देखो हमारी प्यारी बेटी जिसे हमने 18 साल तक पाला, उसने सच में सारी ज्वेलरी बेच दी है। दोनों फिर स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। वहां का लॉकर खोलते हैं, उस लॉकर में भी कुछ नहीं था। उन्हें दूसरा झटका लगता है। राकेश जी, उसने प्रॉपर्टी पेपर भी चुरा लिए हैं और ऑफिशियल सील भी। रागनी जी को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। रागनी जी, काजल ऐसा नहीं कर सकती। राकेश जी, उसको और मेरे अलावा लॉकर का पासवर्ड कोई नहीं जानता। रागनी जी, इसका मतलब वो आज तक मासूम होने का नाटक कर रही थी। राकेश जी अपनी डेस्क से पेंटिंग्स, वॉचेस, पॉट्स जो दिखने में काफी कीमती थे उन सबको चेक करते हैं। जैसे ही वो पेंटिंग्स को टच करते हैं, उनका कलर हाथ से ही साफ हो रहा था। वो वेस्टर्स को भी थोड़ा घिस कर देखते हैं, उनका भी रंग उतर रहा था। राकेश जी थोड़ा गुस्से में देखा, ये सब भी फेक हैं। वही बाहर काजल अभी बाहर से आई थी। वो काफी जल्दी से स्टडी रूम की तरफ जा रही थी। घर में एक मेड ने उसे इन्फॉर्म कर दिया था, सर और मैम स्टडी रूम की तरफ हड़बड़ी में गए, शायद उन्हें कुछ शक हुआ है। वो मेड काजल की चर्चा थी। वही स्टडी रूम में रागनी जी अपने हाथ और गले में थे ब्रेसलेट को उतारती हैं और उन्हें चेक करती हैं। उनका भी रंग हल्का सा घिसने पर उतर रहा था। रागनी जी गुस्से में, ये भी नकली है, हम उसे इतने पैसे देते हैं, वो असली गिफ्ट्स खरीद सकती थी, बट उसने फिर भी हमें फेक गिफ्ट्स दिए, वो कितनी कमीनी है। तभी बाहर से काजल चिल्लाते हुए वहां आती हैं, मॉम डैड। रागनी जी और राकेश जी जल्दी से सारा सामान डेस्क में डाल देते हैं। दोनों अपने आप को नॉर्मल कर लेते हैं। काजल अंदर आते हुए, मॉम डैड आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी कहाँ है? देखो मैं उसके लिए अपने जैसा ही डायमंड ब्रेसलेट लाई हूँ। रागनी जी थोड़ी स्ट्रिक्ट टोन में, इसे तुम ही रख लो, हमारे पास बहुत पैसे हैं। तुम्हारे डैड की कंपनी बैंकरप्ट नहीं हुई है जो हम अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट भी न खरीद सके। रागनी जी ने अपनी बेटी पर ज्यादा जोर दिया था। काजल, मोम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कुछ गलत किया है क्या आप ऐसे बात कर रही हैं? आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए पढ़े माई रिबॉर्न लाइफ। CH5 टिट फॉर टैट। अब तक रागनी जी सुरी, बेटा वो तुम्हारे डैड की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बस उसी वजह से परेशान हूँ। काजल, क्या हुआ डैड की कंपनी में? राकेश जी,
हमारी कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उससे हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा, बट 20 करोड़ की कमी हो रही है। वही काजल मन ही मन खुश होने लगती है। शायद मॉम डैड को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं लगा, ये अच्छी बात है। वही रागनी जी और राकेश जी काजल का रिएक्शन नोटिस कर रहे थे। रागनी जी, अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो हमें 200 करोड़ का प्रॉफिट होगा। 200 करोड़ सुनकर काजल की आंखें बड़ी हो जाती हैं। काजल, डैड क्या आपको सच में पैसे की कमी हो रही है? राकेश जी, हाँ बेटा, पर तुम चिंता मत करो। चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस क्यों न करनी पड़े, हम तुम्हारी पॉकेट मनी से एक भी पैसा कम नहीं करेंगे। काजल मन में, इतनी छोटी सी रक्त को इतनी बड़ी रक्त से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। चाहे जो हो जाए, मुझे इनकी हेल्प करनी होगी ताकि मैं कुछ पैसों के बदले ज़्यादा पैसे ले सकूं। काजल, राकेश जी से, डैड आप चिंता मत करो, मैं आपको 20 करोड़ दे दूंगी। आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। फाग्नी जी, बेटा तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? काजल, मॉम मैं अपनी सारी ज्वेलरी, बैग्स और कपड़े बेच दूंगी, उनसे सारे पैसे 80 तो मिल ही जाएंगे। मैं आपको 80 करोड़ दे दूंगी। राकेश जी, सच में क्या तुम्हारी चीजें बेचकर इतना पैसा मिल जाएगा? काजल, ऑफ कोर्स डैड, मेरे पास बहुत कीमती चीजें हैं, वो जल्दी से जाती हैं। वही रागनी जी और राकेश जी एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं। थोड़ी देर में काजल वापस स्टडी रूम में आ जाती है। वो अपना क्रेडिट कार्ड राकेश जी को पकड़ते हुए कहती है, डैड इस कार्ड में 80 करोड़ हैं। राकेश जी काजल से क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। वो उससे कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी कितनी समझदार है, मैं तुम्हें इसके बदले एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। वो उसके सामने एक फाइल कर देते हैं। काजल उस फाइल को देखते हुए राकेश जी से पूछती है, डैड ये क्या है? राकेश जी, बेटा कंपनी के कुछ शेयर्स और प्रॉपर्टी का 30% तुम्हें दे रहा हूँ। वो कंपनी के धरिस और प्रॉपर्टी का 30% सुनकर काजल इतना खुश हो जाती है, वो बिना पढ़े उन पेपर्स पर साइन कर देती है। काजल को उन पेपर्स पर साइन करता देख रागनी जी और राकेश जी खुश हो जाते हैं। काजल साइन करने के बाद खुश होकर थैंक यू डैड। वही राकेश जी और रागनी जी भी मुस्करा देते हैं। काजल, मॉम डैड मैं अपने कमरे में जाती हूँ। काजल वहां से चली जाती है। उसके जाते ही राकेश जी और रागनी जी के फेस पर बड़ी स्माइल आ जाती है। वो फाइल पर काजल के साइन देख मुस्कराने लगते हैं। ये पेपर्स काजल से सारे फंड्स और प्रॉपर्टी वापस लेने के पेपर्स से, जो राकेश जी ने अपने असिस्टेंट से कहकर बनाए थे। जो फंड्स और प्रॉपर्टी काजल ने धोखे से अपने नाम की थी, वो आज राकेश जी ने वापस ले लिए थे। सिंघानिया फैमिली इंडिया की टॉप 3 कंपनी थी। भला उनको पैसों की कमी कैसे हो सकती है? 200 करोड़ तो सिंघानिया कंपनी कुछ घंटों में ही कमा लेती है। भला उन्हें पैसों की कमी कैसे पूरी हो सकती है? काजल सच में पागलपन थी, जो वो इतना भी नहीं समझ पाई। ये सब तो बस उससे सब कुछ वापस लेने का बहाना था। वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट। कुछ समय बाद हॉल में मेड्स काफी तरफ की ज्वेलरी, बैग्स, शूज, ड्रेसेस एंड मेकअप का सामान लेकर खड़ी थी। अभी तो उन्हें ललचाई नजर से देख रही थी। वो सब अभी को काफी पसंद आया। राकेश जी और रागनी जी तो अभी का खुश देख खुश थे। तभी अभी उदास हो जाती हैं। वही राकेश जी और रागनी जी अभी के अचानक उदास होने से कंफ्यूज होकर उसे देखने लगते हैं। वही अभी अपने मन में, ये सब शायद काजल के लिए हैं। रागनी जी और राकेश जी ने उसके मन की बात सुनकर ली, वो उसके उदास होने का कारण भी समझ गए। रागनी जी अवी के पास आती हैं, उससे कहती हैं, अवी ये सब तुम्हारा ही है, काजल का कुछ भी नहीं है। अवी ये सुनकर खुश हो जाती हैं। तभी अवी मन में, 1 मिनट, मॉम डैड का बिहेवियर कुछ बदला बदला लग रहा है। तभी पीकू की आवाज आती है, मास्टर आपके मॉम डैड के सामने काजल का असली चेहरा आ गया है। उन्होंने सारे फंड्स और प्रॉपर्टी या तक पैसे भी ले लिए हैं। आपको आपकी लाइफ जीने का 2 साल बढ़ा दिया गया है, यानी आप 2 साल ज्यादा जिंदा रह सकती हैं। अगर आपने सारे मिशन कंप्लीट कर लिए तो आप काफी लंबी लाइफ जी सकती हैं। तभी काजल भी वहां आ जाती है। वहां रखे सामान को देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह राकेश जी से आरती है, डैड आपकी कंपनी में प्रॉब्लम हो गई थी, तो आपने इतना महंगी चीजें क्यों खरीदी? राकेश जी, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी,
हम बस अभी के घर वापस आने के लिए वेलकम पार्टी रखना चाहते हैं। उसी के लिए हमने अभी के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे हैं। काजल हैरान हो जाती है। वो कहती है वेलकम पार्टी? वही रागनी जी काजल का रिएक्शन देख समझ जाती हैं। उसे अच्छा नहीं लगा। रागनी जी काजल से, क्यों तुम खुश नहीं हो मॉम डैड अपनी बायोलॉजिकल बेटी को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करे? काजल, मॉम ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। राकेश जी, काजल तुम बहुत समझदार हो। देखो जैसे ही तुम्हें पता लगा डैड की कंपनी में प्रॉब्लम हो गई तो तुमने हमारी मदद भी की। मैं ये पार्टी इसलिए रख रहा हूँ ताकि हम पार्टी के द्वारा बड़े बड़े लोगों से जानकारी बढ़ा सके। काजल, आई नो डैड। वो वहाँ से और कुछ कहे चली जाती हैं। अब काजल आगे क्या करेगी जानने के लिए पढ़े माई रीबॉर्न लाइफ। CH6 देवेश सिंघानिया और अक्षत कपूर की एंट्री अब तक। राकेश जी, काजल तुम बहुत समझदार हो। देखो जैसे ही तुम्हें पता लगा डैड की कंपनी में प्रॉब्लम हो गई तो तुमने हमारी मदद भी की। मैं ये पार्टी इसलिए रख रहा हूँ ताकि हम पार्टी के द्वारा बड़े बड़े लोगों से जानकारी बढ़ा सके। काजल, आई नो डैड। वो वहाँ से और कुछ कहे चली जाती हैं। अब आगे काजल अपने रूम में आकर सारा सामान गुस्से में फेंक रही थी। काजल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर मॉम डैड अभी की आइडेंटिटी रिवील कर दी तो मेरे अडॉप्टेड होने का सच बाहर आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो अपना फ़ोन ढूंढती हैं। अपने दूसरे नंबर वाले भाई को कॉल करती हैं। जब दूसरी तरफ से कॉल उठा लेते हैं काजल रोने का नाटक करते हुए कहती हैं, भाई मॉम डैड अभी के लिए वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब उनको उनकी बायोलॉजिकल डॉटर मिल गई तो वो मुझे अब पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ से आवाज आती है, काजल रो मत। तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा है। मेरे होते हुए तुम्हें घर से कोई नहीं निकाल सकता। मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। मेरा वेट करो। कॉल कट हो जाने के बाद काजल अपनी उंगलियां से नकली आंसुओं का पोंछे हैं और मुस्कराने लगती हैं। शाम के समय नीचे हॉल में रागनी जी और राकेश जी काफी खुश थे। रागनी जी जूस पी रही थी, वही राकेश जी और अभी इनविटेशन कार्ड्स पर नाम लिख रहे थे। राकेश जी, अपने अंकल का नाम लिख दिया? अभी यस डैड। राकेश जी, कपूर फैमिली और मेहता फैमिली ये हमारे फ्रेंड्स की फैमिली हैं, इनका नाम जरूर लिखना। अभी ओक डैड। तभी मेन गेट से दो लोग अंदर आते हैं। ये कोई और नहीं अभी का दूसरे नंबर वाला भाई था, देवेश सिंघानिया, जो DS एंटरटेनमेंट कंपनी का CEO है। उम्र 27, गोरा रंग, काली आंखें, 5'9" हाइट, थोड़ा खड़ूस भी है। ये काजल से बहुत प्यार करते हैं। चारों भाइयों ने काजल को बिगा रखा है। ये काजल की जायज़ और नाजायज़ सारी मारें पूरी करते हैं। वही दूसरा है अक्षत कपूर, कहानी का हीरो यानी अभी का सोलमेट। ये काफी खुश मिजाज इंसान है पर थोड़े खड़ूस भी हैं। गोरा रंग, ब्राउन आंखें, 5'9" हाइट। ये देवेश के बेस्ट फ्रेंड भी हैं। ये कपूर इंडस्ट्री के CEO हैं, बट इनको एक्टिंग बहुत पसंद है, इसलिए ये इंडिया के टॉप एक्टर हैं। ये देवेश के साथ ही उसकी कंपनी के एक्टर के रूप में काम करते हैं। अब स्टोरी पर आते हैं। देवेश और अक्षत दोनों अंदर आते हैं। अभी देवेश और अक्षत को देखकर मन में ये दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। पिछली लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी उसे पीकू की आवाज सुनाई देती है। मास्टर, यही अक्षत कपूर हैं, बेस्ट एक्टर भी। अब आपका ये मिशन भी स्टार्ट होता है। आपको इसे अपने प्यार में गिराना होगा, इसे अपना बनाना होगा। अभी मन में मुझे कपूर सरनेम वालों से एलर्जी है। वो रागनी जी के पीछे छापने की कोशिश करते हुए कहती हैं, काश ये मुझे देखे ही न। वही अक्षत जब से हॉल में आया था तब से ही उसकी नज़र अभी पर थी। वो मन में कहता है, ओ तो ये है सिंघानिया फैमिली की खोई हुई बेटी, जिसे अंकल आंटी अनाथाश्रम से लेकर आए हैं। ये तो काफ़ी सुंदर हैं, बट ये मेरे से छापने की कोशिश क्यों कर रही है? वही अभी मन में ये मेरे तरफ क्यों देख रहा है? इससे मुझे दूर रहना ही होगा। वही अक्षत मन में ये मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। इंटरेस्टिंग, मैं तो इसके मन की बातें भी सुन पा रहा हूँ। रागनी जी अभी का हाथ पकड़ उसे देवेश से मिलवाते हुए कहती है, अभी ये तुम्हारा दूसरे नंबर वाला भाई है। फिर उसे अक्षत से मिलवाते हुए कहती है, ये अक्षत है तुम्हारे भाई का बेस्ट फ्रेंड और इंडिया का बेस्ट एक्टर भी।
रन ओके के 9 के 9 अभी देवेश से हेलो बिग ब्रो के देवेश कठोर आवाज में, मुझे अपना बड़ा भाई मत कहो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मेरी एक ही वर्ष बहन है काजल। देवेश टेबल पर पड़े इनवाइटिंग कार्ड उठाता है, उन्हें फाड़े हुए कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप लोग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं। रागनी जी चिल्लाते हुए, देवेश ये क्या कर रहे हो तुम? मॉम आपको ये समझ नहीं आ रहा, इस लड़की की आइडेंटिटी रिवील करने पर काजल को कितना दुख होगा, उसकी अडॉप्टेड होने की खबर सामने आ जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राकेश जी, अभी भी इस घर की बेटी है, हमें हमारी बेटी इतने सालों बाद मिली है, हम सबको उसके बारे में बताने चाहते हैं। अभी भी हमारी बेटी है, जो हमें पूरे 20 साल बाद मिली है, हम उसे बस उसका हक दे रहे हैं। देवेश, पर डैड आप काजल की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचनीय रहे, उसके अडॉप्टेड होने का सच सुनकर लोग क्या क्या कहेंगे। राकेश जी, हम किसी को ये नहीं बताएंगे काजल सिंघानिया फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है, हम सबको ये बताएंगे काजल अवी की ट्विन सिस्टर है, जिसे 20 साल पहले हमारे दुश्मनी ने उसे किडनैप कर लिया था, अब वो हमें वापस मील चीनी है। देवेश, पर डैड ये सही नहीं है। राकेश जी, देवेश को अपना हाथ दिखाते हुए, बस मैं और कुछ नहीं सुनने वाला, अभी की वेलकम पार्टी होगी और मैं अपनी बेटी को सबसे मिलवाऊंगा भी, तुम्हें इस पार्टी में शामिल होना हो तो आ जाना, तुम नहीं भी आए तो ये पार्टी नहीं रुकने वाली। देवेश, मॉम आप भी डैड का साथ दे रही हैं। रागनी जी, मैं भी अपनी बेटी को अपने फ्रेंड्स से मिलवाया चाहती हूँ, मुझे इसमें कुछ बुराई नहीं लगती। देवेश गुस्से में, आपको जो करना है करिए, मैं आपको नहीं रोकने वाला, एक बात ध्यान रखिएगा, काजल को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना मैं अभी की तरफ अंगुली करते हुए आपकी इस नई बेटी को छोड़ूंगा नहीं। राकेश जी को देवेश का अभी के लिए ऐसा बिहेवियर देख बहुत गुस्सा आ रहा था। राकेश जी, देवेश भूलो मत, ये तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर है, तुम दोनों का खून का रिश्ता है। देवेश, ये मेरी बहन नहीं है। वही अभी अपने मन में, हाँ लगता है मेरी सेकंड ब्रदर की आंखें खराब हैं, जो उन्हें इस ओवर एक्टिंग दुकान की असलियत नहीं दिखती। दिखे भी कैसे ये इसे अंधा प्यार जो करते हैं, बट एक दिन ये बहन का अंधा प्यार ही इन्हें ले डूबेगा, इसकी वजह से इन्हें जीवन भर जेल में जो सदना पड़ेगा। ये ओवर एक्टिंग की दुकान ओवर एक्टिंग करके अपने सारे गुनाह से बचने के लिए सारे इल्जाम इनसे अपने ऊपर लेने को कहेगी और ये खुशी खुशी सारे गुनाहों के इल्जाम अपने सर पर ले लेंगे। वैसे जितने बेवकूफ़ ये है उतने दिखते तो है नहीं। वही राकेश जी, रागनी जी, अक्षत और देवेश को अभी के मन की बातें सुनाई दे रही थी। राकेश जी और रागनी जी अपने मन में, बेचारा, पर सही है यही नागिन को गले लगाए बैठा है, हम इसे कितना समझा रहे हैं, खून खून ही होता है और पराए समय आने पर ये नागिन इसे डस लेगी, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। वही देवेश अभी को आंखें फाड़े देख रहा था। देवेश अपने मन में, ये तो यहाँ शांत खड़ी है, इसका मतलब मुझे इसके मन की बातें सुनाई दे रही हैं। देवेश अब आंखें छोटी करते हुए अभी की तरफ देखते हुए मन में कहता है, ये अपने मन में मुझे कोई रही है। आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए पढ़े माय रिबॉर्न लाइफ।